Welcome to my all the viewers and listeners who have been watching this channel, Awareness of Legal Fraternities, and all others who like to hear and listen the lecture series delivered by me. So all the old viewers and new viewers, all are welcome to this channel. As you know, this channel has been started for legal awareness of the members of the legal fraternities, but a slight modification has been made to provide general knowledge to general public also, who are nowadays have become very conscious to know about the proceedings of the court and the rights and liabilities arising out of certain litigations. So keeping in view all these aspects of the matter, I would like to improve my lecture series so that maximum people may be benefited out of this lecture series. सबसे पहले मैं आज दीपावली की संध्या पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। खास करके जितने न्यायिक पदाधिकारी हैं जो सब्सक्राइब कर चुके हैं या जो नहीं भी सब्सक्राइब किए हैं और इस लेक्चर सीरीज को सुन रहे हैं, उनको और सभी अधिवक्ता बंधुगण जो सब्सक्राइबर हैं या नॉन सब्सक्राइबर हैं और इस चैनल को देख रहे हैं, सभी को विशेषकर दीपावली की शुभकामनाएं। और मेरी अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशियल ऑफिसर और जो विधि व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं इस लेक्चर सीरीज का पूरा फ़ायदा उठाएं और इसको शुरू से अंत तक सुने। और जिनको आवश्यकता हो, बहुत से प्रावधानों के बारे में और नियमन जो माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित है किसी खास विषय पर, उस नियमन को भी हम बताने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर में हमने बताया है और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। और मैं धीरे धीरे बोलूँगा ताकि सभी लोग उस रूलिंग्स को, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय है, उसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में रूलिंग कहते हैं, उसको डिसीजंस भी कहते हैं या डिसाइडेड केस लॉ कहते हैं या केस लॉ कहते हैं। किसी भी प्रकार से हम उसको जानते हैं कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो निर्णय देते हैं वो निर्णय निम्न न्यायालय के ऊपर बाध्यकारी होता है और अधिवक्तागण उस नियमों को, उस फैसलों को उच्चतम या उच्च न्यायालय के द्वारा पारित किए गए भिन्न भिन्न विषयों पर जो निर्णय दिए जाते हैं, जिसमें वैधानिक प्रावधानों का डिस्कशन होता है, उसका इंटरप्रिटेशन होता है और जो फाइंडिंग दिया जाता है वो नीचे के कोर्ट के ऊपर यानी कि लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है तो उच्च न्यायालय एवं निम्न न्यायालय, जिला न्यायालय या जिला न्यायालय से भी निम्न न्यायालय जो भी है वो उसके ऊपर उस बाध्यकारी होगी, उसको मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। और जो पक्ष है, जिन दो पक्षों के बीच निर्णय दिया गया है, उस पर तो वो बाध्यकारी होता ही है। उसके अतिरिक्त अगर उसी प्रकार का कोई विवाद है जिसमें कि न्यायालय ने निर्णय दिया है, तो उस विवाद में उसी सिद्धांत जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने प्रतिपादित किया है, उसी सिद्धांत के आधार पर अधिवक्तागण अपने अपने मौकिल के अधिकारों की रक्षा हेतु उसको निम्न न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं और बहस में अपना बिंदु उठाते हैं उसी के आधार पर। उसी तरह से उच्चतम न्यायालय का निर्णय
माननीय उच्च न्यायालय में भी अधिवक्तागण प्रस्तुत करते हैं। तो आपने पिछला लेक्चर मेरा सीपीसी का सुना है। पार्ट 4 सीपीसी का लेक्चर हो चुका है। आप जैसा कि जानते हैं कि ये बहुत विलंब से प्रोग्राम शुरू किया गया है, यद्यपि कि हजारों लेक्चर वीडियो मेरा जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान जितना भी मैंने लेक्चर दिया है वो सब अवेलेबल है, लेकिन सहजता से उपलब्ध नहीं होने के कारण उन सब वीडियो को चैनल पर अपलोड नहीं किया जा सका है। फिर भी मेरा प्रयास है कि उसको भी अगर अपलोड कर दिया जाए तो बहुत सारे विषयों पर और बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, जिससे कि आप सभी अधिवक्तागण एवं खास करके न्यायिक पदाधिकारीगण लाभान्वित हो सकते हैं। और बहुत से लोग हो रहे हैं, इसलिए मुझे खुशी है कि जो मुझसे जुड़े हुए हैं, खास करके न्यायिक पदाधिकारी जो समय समय पर हमसे कुछ सवाल करते रहते हैं फ़ोन के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए, उनको तो ये लगातार वीडियो देखना चाहिए और सुनना चाहिए। और अगर कुछ वीडियो पुराना जो लेक्चर दिया हुआ है, जो एकेडमी में दिया हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत, वो लंबा भी है, किसी किसी विषय पर बहुत लंबा वीडियो भी है, क्योंकि लगातार कई क्लास होते थे। तो आप अपने सुविधा के अनुसार भी उसको सुन सकते हैं। और हमसे ऐसा अनुरोध किया गया है, जो अधिवक्तागण या न्यायिक पदाधिकारी जुड़े हैं उनका अनुरोध है कि ज़्यादा लेक्चर वीडियो का लंबा नहीं होना चाहिए, वो शॉर्ट बनाया जाए। तो जहाँ तक प्रश्न है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितना भी लेक्चर प्रोग्राम होता है वो टाइम डेफिनिट फिक्स रहता है, एक क्लास का 50 मिनट। तो अलग अलग कभी कभी एक एक क्लास में कोई टॉपिक जो असाइन रहता है वो पूरा नहीं होता है, तो एक ही टॉपिक पर 2 या 3 क्लास कंटिन्यूअस चलता है। तो अगर वैसा वीडियोग्राफी होगा तो वो 3 क्लास का कंप्लीट 50-50 मिनट का तो कंटिन्यूअस भी वीडियो मिलेगा। तो उसके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं, और जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे राय ले रहे हैं कि आप उसको पार्ट वाइज कर दें, ताकि सुनने वाले को कम समय लगे और सुविधाजनक हो। जहाँ तक रही बात कि वैसा बिंदु जो हमारे से बराबर पूछा जाता है, या तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान या उसके बाद भी, या तो न्यायिक पदाधिकारी लोग पूछते हैं या अधिवक्तागण पूछते हैं, तो इसलिए मैं बीच बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम से हट करके अलग छोटा छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो आज उसी क्रम में ये मेरा पहला प्रयास है। मैं प्रयास करूंगा कि जो आज लेक्चर का विषय वस्तु है उसको आधा घंटा 40 मिनट के अंदर समाप्त कर दूं। इसलिए आप इस लेक्चर को शुरू से अंत तक सुनने का प्रयास कीजिएगा, और जो लोग अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अंत तक इस वीडियो को वॉच करें। जो लोग कर चुके हैं सब्सक्राइब, उनको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है और उनका कमेंट भी हमको मिल रहा है, उससे हमको इंकरेजमेंट भी हो रहा है। इसलिए पुनः लेक्चर शुरू करने से पहले मैं सभी व्यूअर को अनुरोध करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और जब भी कोई आप फील करते हैं कि कोई शॉर्ट कमिंग्स है तो फेयर कमेंट भी करें, तो उसका भी स्वागत है। और अगर आपकी इच्छा है कि इसमें कुछ और किसी वस्तु विषय को जोड़ा जाए, या किसी खास एरिया में जहाँ पर फोकस कम दिया गया है, या जहाँ पर टेक्निकल डिफ़िकल्टी न्यायिक पदाधिकारी या अधिवक्ता महोदय को है, उसको भी मैं विशेष करके सरल शब्दों में समझाने का इस लेक्चर सीरीज में प्रयास करूँगा, और उसके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक का एक छोटा छोटा वीडियो बनाऊँगा। तो आज जो पार्ट 4 था पावर ऑफ सिविल कोर्ट, तो पावर ऑफ सिविल कोर्ट के बारे में भी कुछ कमेंट्स हमको मिले हैं, बहुत लोगों ने पसंद किया है। अब इस पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स में हमने जनरलाइज करके सब बताया था कि क्या पावर है सिविल कोर्ट का। अब इसको हम उस पार्ट 4 के लेक्चर को फिर 2 सब पार्ट में बांट रहे हैं। तो आज आपको थ्रेडवेयर बताएंगे
कि सिविल कोर्ट को क्या पावर है और किस धारा के अंतर्गत है। तो हम धारा भी बताएंगे और क्या क्या पावर है ये भी बताएंगे। और सिविल कोर्ट जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स में हम बता चुके हैं कि सिविल कोर्ट का मतलब हुआ मुंसिफ कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जब सिविल जुडिक्शन का काम होगा तो सभी सिविल कोर्ट कहलाएगा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, लीगल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट से उसको सिविल कोर्ट नहीं बोला जाएगा, लेकिन जब सीपीसी के अंतर्गत कोई काम होगा तो फंक्शन जो होगा वो सिविल कोर्ट की तरह होगा। मीन्स जो सिविल मैटर डिसाइड करने वाला विवाद हो, जिसमें सिविल नेचर का जो विवाद हो। तो जैसा कि सेक्शन 9 में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सिविल कोर्ट का बहुत बड़ा जुडिक्शन है, तो जितना भी सूट है सिविल नेचर का सभी कॉग्निजेबल बाई सिविल कोर्ट है। ये पिछले सीरीज में हम बता चुके हैं। दूसरी बात कि सिविल नेचर का मतलब क्या है ये भी बताए हैं, फिर आज उसको हम रिपीट कर देते हैं कि जहां पर राइट टू प्रॉपर्टी है, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद है तो वो सिविल नेचर का डिस्प्यूट हो गया। दूसरा, जहां पर राइट टू ऑफिस है, तो राइट टू ऑफिस का भी विवाद है। तो ऑफिस का मतलब है कि आप अगर किसी पद पर हैं, सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है, कोई संस्था में है, वो कंपनी में है, कहीं भी है, वहां पर कोई विवाद हो गया आपके पद से संबंधित है। तो पद से संबंधित बहुत तरह का विवाद होता है, जैसे स्थानांतरण का विवाद होता है, पदोन्नति का विवाद होता है, अवनति का विवाद होता है, बर्खास्तगी का विवाद होता है, बहुत तरह। तो वो सब भी सिविल नेचर का ही डिस्प्यूट होता है जो सिविल कोर्ट में जा सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर जो कॉज है उसके लिए कोई अलग से स्पेशल एक्ट बना हुआ है तो उस स्पेशल एक्ट के तहत जो फोरम है या जो ट्रिब्यूनल है या जो कोर्ट है निर्धारित, उसमें मामला जाएगा। अगर जहां नहीं है वहां सब सिविल को। तो सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बहुत लंबा है, जब तक कि उसके अधिकार क्षेत्र को कहीं से किसी कानून से रोका नहीं गया हुआ, कर्टेल नहीं किया गया हो। तो आज हम बात कर रहे हैं सीपीसी के अंतर्गत जो शक्तियां हैं सिविल कोर्ट को, यानी कि मुंसिफ कोर्ट, सब जज कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। तो ज़्यादा अभी हम फोकस करेंगे आपको ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट। तो आप जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट में सिविल मैटर्स में सब जज कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट दो ट्रायल कोर्ट्स होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट जो होता है वो अपीलेट कोर्ट होता है। तो ये सब जज का फैसला और मुंसिफ का फैसला जो होता है उसके विरुद्ध अगर अपील करना होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील होता है, और वो जो अपील होता है उसको हम लोग फर्स्ट अपील बोलते हैं, प्रथम अपील। अगर डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला हो गया प्रथम अपील में तो उसके विरुद्ध जो अपील होता है वो माननीय उच्च न्यायालय में होता है, और उसको हम लोग सेकेंड अपील बोलते हैं, द्वितीय अपील। तो जब फर्स्ट अपील का डिसीजन होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एज ए सिविल जज मीन्स डिस्ट्रिक्ट जज इज ए प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सिविल जुडिक्शन। सबसे प्रधान कोर्ट, मुख्य कोर्ट जिला के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। तो उनको भी पावर है ट्रायल कोर्ट की तरह सूट को ट्राई करने का, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है। प्रैक्टिस में नहीं है इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बहुत तरह का फंक्शन करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का जुडिशियरी का हेड होने के कारण बहुत सा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। उसके अतिरिक्त उनको सीआरपीसी के अंतर्गत जो पावर है वो सेशन जज का पावर है, तो वो बहुत बड़ा पावर है। उसमें बेल हो जाता है, फिर रिविजनल पावर है, क्रिमिनल रिवीजन का वो भी पावर है, तो वर्कलोड ज़्यादा होता है। उसके अलावा अदर एक्ट्स में, लैंड एक्विजिशन एक्ट में एज ए स्पेशल जज पावर दिया गया है, और भी कई एक्ट्स में अलग अलग पावर दिए गए हैं। तो इस वजह से जो बना दिया गया है सीपीसी में प्रावधान, जो पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में सूट फाइल होता है। तो जब लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में सूट फाइल होगा तो अगर पिक्यूनरी जुडिक्शन के अंदर है तो मुंसिफ यहाँ होगा, 1.5 लाख तक ये बता चुके हैं, 1.5 लाख से ऊपर होगा तो सब जज का होगा।
तो ओरिजिनली मान के चलिए सिविल कोर्ट में जहाँ केस होता है तो आम जनता के लिए भी जानकारी के लिए जरूरी है कि 2 ही जगह हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। अगर कोई सिविल राइट से मतलब है, माने प्रॉपर्टी का राइट हो या कोई ऑफिस से संबंधी राइट हो, तो उसका हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। तो मुंसिफ के यहाँ पिक्यूनरी जुडिक्शन है, उसका जो आर्थिक क्षेत्राधिकार है उसका लिमिटेशन है, और उससे ज़्यादा होगा तो सब जज के यहाँ करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ डायरेक्ट केस नहीं फाइल होता, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज को भी ट्रायल कोर्ट की तरह पावर है। तो आज हम वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ किस सेक्शन में पावर है। तो इसको हमने 2 भाग में बांटा आज के लेक्चर के लिए। पहला भाग सिविल कोर्ट एज ए ट्रायल कोर्ट, दूसरा भाग होगा सिविल कोर्ट एज ए अपीलेट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। अभी इतना ही करेंगे, क्योंकि समय सीमा निर्धारित मैंने कर दिया है। छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग को भी सुविधा होगी। अब सेक्शन 9 पर तो हम बात कर ही चुके हैं। सेक्शन 9 में आपको काफ़ी पिछले लेक्चर में बताया गया है कि एक्सपेंसिव जुडिक्शन है और प्लेनरी जुडिक्शन है। ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर इज कॉग्निजेबल बाई सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट उसका ट्रायल करेगा, मीन्स वहाँ फाइल होगा, वहाँ डिसीजन होगा। और सिविल नेचर किसको कहते हैं ये भी बता चुके कि जहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी है और जहाँ पर राइट टू ऑफिस है। प्रॉपर्टी के बारे में भी पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताए हैं। तो प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत तरह का डिस्प्यूट होता है जिसका ज़्यादातर लोगों को आइडिया है। अब कहीं पर कोई आदमी बेकब्जा हो गया है तो कब्जा लेने के लिए, किसी का ज़मीन को इंक्रोच कर लिया है तो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, बंटवारा का डिस्प्यूट है तो बंटवारा करने के लिए, किराया का डिस्प्यूट है तो किराया वसूलने के लिए, अगर किराएदार को खाली कराना है तो खाली कराने के लिए, अगर कोई इजारा है मॉर्गेज है तो मॉर्गेज का समय पूरा हो गया है और मॉर्गेजी है जो छोड़ नहीं रहा है तो मॉर्गेज को छुड़ाने, इजारा छुड़ाने के लिए, जिसको बोलते हैं सूट फॉर रिडेम्पशन। अगर मॉर्गेज मनी बकाया है और नहीं दे रहा है मॉर्गेजर तो मॉर्गेज मनी के वसूली के लिए, अगर वसूली नहीं हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। तो मॉर्गेज में 3 तरह का सूट होता है, फोरक्लोजर का, सेल का और मॉर्गेज मनी के रिकवरी का, रिडेम्पशन का। ये सब सभी सिविल नेचर का ही सूट होता है। तो जहाँ भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है और प्रॉपर्टी के कंसर्निंग हम कोई एग्रीमेंट पर बेस है, जैसे कि बैगियाना के ऊपर हम लोग करते हैं कि एग्रीमेंट फॉर सेल हुआ और एक पार्टी भाग गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो दूसरा पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स। तो बहुत तरह का है जहाँ पर कि राइट टू प्रॉपर्टी है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ मूवेबल प्रॉपर्टी का है। खरीद बिक्री का किसी ने किया, किसी को खरीदारी किया सामान और उस सामान का डिलीवरी नहीं हुआ या उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो उससे संबंधित डैमेजेस हुआ। यहाँ तक कि जैसे रेलवे से या कोई ट्रक ट्रांसपोर्ट से हम लोग सामान मंगाते हैं और वो सामान में डैमेज हो जाता है या सामान गायब हो जाता है तो उसके लिए भी हम लोग केस करते हैं। अब तो रेलवे के लिए अलग से ट्राइब्यूनल बन गया है, इसलिए रेलवे का केस अब सिविल कोर्ट में नहीं होता है, वो अलग ट्राइब्यूनल में होता है। ट्रांसपोर्ट के लिए सिविल कोर्ट में होता है केस, तो वो भी कर सकते हैं, उसके लिए डैमेज के लिए कर सकते हैं। किसी के लिए मानहानि का केस होता है तो वही सिविल लायबिलिटी है तो उसके लिए भी हो सकता है। इस तरह बहुत तरह का केसेज है। जितना हम लोग देख रहे हैं उसके अलावे भी कई तरह का केस हो सकता है। उसका एक ही क्राइटेरिया है, एक ही यार्डस्टिक है कि उस सिविल नेचर का होना चाहिए, मीन्स किसी अपराध और आपराधिक कांड से संबंधित नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर झूठा आपराधिक कांड करके केस में फंसा दिया है, आपराधिक कांड झूठा बना करके फंसा दिया है, बाद में वो व्यक्ति निर्दोष साबित हो गया, रिहाई हो गया केस से, तो उसको जो हानि हुई मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, उसके लिए क्षतिपूर्ति के लिए वो कंपनसेशन के लिए सूट ला सकता है। तो बहुत तरह का, जैसे पहले दुर्घटना हो जाता था तो दुर्घटना के लिए भी लाया जाता था मुकदमा सिविल कोर्ट में ही, तो बाद में उसके लिए एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल बना, जो डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के अफसर लोग ट्राइब्यूनल के पदाधिकारी माने जाते हैं। अब उसमें भी अमेंडमेंट करके पूरे बिहार स्टेट के लिए एक अलग ट्राइब्यूनल, सेंट्रल ट्राइब्यूनल बना दिया गया है। तो इस तरह से सुधार होते जा रहा है बहुत सारे एक्ट्स में। सिविल कोर्ट के वर्डन को कम करने के लिए ये प्रयास भी हो रहा है। तो हमको आज ये बताना है कि सिविल कोर्ट में कहाँ कहाँ किस सेक्शन में
अधिकार क्या दिया गया है। तो सेक्शन 9 के बाद दूसरा सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट, सेक्शन 30 है। सेक्शन 30 में यानी कि सीपीसी सेक्शन 30 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 30 में जो निहित शक्तियां हैं वो कोर्ट को प्रदत्त की गई है, वो शक्ति है, उसको बोलते हैं डिस्कवरी एंड इंट्रोगेटरी। ये बहुत बड़ी शक्ति है, हालांकि प्रैक्टिस में कभी कभी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें कमी है, अवेयरनेस की कमी है। जो वादी या प्रतिवादी होते हैं, जो विवाद खड़ा करते हैं या जिनके विरुद्ध विवाद खड़ा किया जाता है, उनको जानकारी का अभाव रहता है और अधिवक्तागण भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सा मामला प्रारंभिक अवस्था में ही या तो छोटा हो जाएगा, उसकी लंबाई कम जाएगी, यानी कि निपटाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, या फैसला भी हो सकता है। तो ये अधिकार कोर्ट को दिया गया है, यानी कि सिविल कोर्ट को, चाहे तो वो मुंसिफ कोर्ट हो, सब जज कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट हो। अगर वो सिविल सूट से संबंधित मामला है या सिविल प्रोसीडिंग से मामला है तो उसमें ये डिस्कवरी का कई माने हैं। उसका किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट कर सकता है जो कि पार्टी नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के लिए डिस्कवरी के लिए है कि किसी को डायरेक्शन सिविल कोर्ट दे सकता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट अगर है आप लाइए। वो सुओ मोटो खुद अपने स्तर से दे सकता है, या एक पार्टी जो है, दो पक्ष में से एक पक्ष ने कोई आवेदन दिया कि अमुक डॉक्यूमेंट इस मुकदमा के लिए जरूरी है, उसको अमुक व्यक्ति के पास से मंगाया जाए, तो ये अधिकार सिविल कोर्ट को उस अमुक व्यक्ति को, जो थर्ड पार्टी है, वो पार्टी नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष में कोई पक्षकार नहीं है वो विवाद में जो सिविल कोर्ट के सामने है, तो उसको डायरेक्शन दिया जा सकता है। इसी सेक्शन 30 के जो शक्ति है कोर्ट को दी गई, उसी के अंतर्गत। दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को, जो आउटसाइडर है, वो पार्टी नहीं है, उसको अपीयर होने के लिए, कोर्ट में हाजिर होने के लिए भी सम्मन इशू किया जा सकता है। या तो डायरेक्शन सीधे दिया जा सकता है या सम्मन इशू किया जा सकता है। तो सम्मन दो बात के लिए इशू किया जा सकता है। पहला तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, मतलब वो डॉक्यूमेंट को मंगाने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने के लिए उसको बुलाया जाएगा उस व्यक्ति को कि आप आइए डॉक्यूमेंट लेके आइए। तो वो व्यक्ति बोलेगा कौन डॉक्यूमेंट है, क्या है, किसका लिखा हुआ है, नहीं है, वो कहाँ से उसके पास आया, वो सारा जो होगा बयान वो आके दे सकता है वो व्यक्ति। तो कोर्ट जहाँ पर जरूरी समझेगा इस शक्ति का प्रयोग करेगा। तो ये आप लोग को जानना जरूरी है कि ये पावर सेक्शन 30 में निहित है। ये हो गया डिस्कवरी, डिस्कवरी के अंदर आता है। दूसरा पावर इसी के अंतर्गत है कि अगर कोई व्यक्ति आया और कोई लिख करके कुछ दिया, तो उसको डायरेक्शन दे सकता है कोर्ट कि आप ये बात एफिडेविट पर बोलिए, ऐसे लिख के दिए उसको हम नहीं मानेंगे। इसलिए कि अगर वो व्यक्ति बाद में पता चले कि वो झूठ बोला है तो उसको सजा दी जा सके फॉर गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट बिफोर ए कोर्ट ऑन ओथ। उसके लिए आईपीसी में प्रावधान बना हुआ है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि सेक्शन 30 में जो शक्ति निहित है वो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए किसी को डायरेक्शन दिया सकता है, या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और एडिशिंग एविडेंस के लिए समन्स किया जा सकता है, या किसी को कोई लिख करके जवाब मांगा गया हो तो उसको एफिडेविट से सपोर्ट करने के लिए डायरेक्शन दिया जा सकता है। ये तो हुआ आउटसाइडर के। लेकिन पार्टी जो है, अगर वादी है तो डिफेंडेंट से इंट्रोगेटरी पूछ सकता है, और प्रतिवादी है तो वो प्लेंटिफ से यानी कि वादी से इंट्रोगेटरी। इंट्रोगेटरी का मतलब हुआ कोई प्रश्न जो वाद से संबंधित हो पूछ सकता है, उसी को इंट्रोगेटरी कहते हैं। तो उसकी शक्ति दी गई है सेक्शन 30 में, और प्रक्रिया भी बताई गई है कि कैसे पूछा जाएगा, कब पूछा जाएगा, किस संबंध में पूछा जाएगा। पूछने पर अगर वो नहीं बताया तो क्या होगा, कंसिक्वेंस, ये सब इसी के अंतर्गत निहित है। उसके अलावे
3 सेक्शन और इम्पॉर्टेंट है। ये सेक्शन 30 है, याद रखिए। ये इंट्रोगेटरी, ये किसी से भी पूछा जा सकता है, आउटसाइडर से भी पूछा जा सकता है, या इंट्रोगेशन पर किसी को एग्जामिन भी किया जा सकता है। अब कोई ऐसा विवाद है जिसमें किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन की आवश्यकता है, तो उस एक्सपर्ट से कोर्ट सवाल बना करके, जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटरी, उसमें प्रश्न बनाया जाता है और प्रश्न बना के उस व्यक्ति को दिया जाता है कि आप इसका उत्तर दीजिए। तो वो थर्ड पार्टी से भी इंट्रोगेटरी पूछा सकता है, और पार्टी टू दी प्रोसीडिंग यानी सूट में जो पार्टीज है उससे भी ये इंट्रोगेटरी पूछा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि इंट्रोगेटरी पार्टीज के लिए भी है और आउटसाइड पार्टीज के लिए है। बाकी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, समन्स, एविडेंस, ये सब जो है वो सब आउटसाइडर के लिए है, पार्टी के लिए नहीं है। पार्टी के लिए जो सेक्शंस है बनाया गया है, वो सेक्शन आप नोट भी कर सकते हैं। सेक्शन 27, 28 और 29। उसमें जो सेक्शन 30 में 3 तरह का पावर एक्सरसाइज करने का है, वो तीनों पावर 27, 28, 29 में पार्टी के लिए अलग अलग से लिखा हुआ है। यानी कि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ में से किसी को भी एविडेंस के लिए बुलाना है तो कोर्ट सम्मन इशू कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। डॉक्यूमेंट्स मांगना हो तो डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए सम्मन्स दे सकता है या डायरेक्शन दे सकता है कि आप ये डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप इसको दाखिल कीजिए। और दूसरे पर्पज से जो उस न्यायिक प्रक्रिया में न्याय देने के उद्देश्य से आवश्यक हो, वैसा कोई भी विषय वस्तु के बारे में भी पार्टी को डायरेक्शन दे सकता है। तो ये सब डायरेक्शन देने का जो पावर है, यानी कि शक्ति है सिविल कोर्ट के, वो सेक्शन 27, 28, 29 में। तो फर्क ये हुआ कि सारी शक्ति सिविल कोर्ट में है, जिसमें 27, 28, 29 पार्टी के ऊपर लागू होगा, पार्टी के विरुद्ध लागू होगा, और सेक्शन 30 है जो पार्टी नहीं है उसके ऊपर लागू होगा। लेकिन इंट्रोगेटरी जो प्रश्न पूछने का है वो पार्टी पर भी लागू होगा। अब इसके बाद जो शक्ति है न्यायालय को, वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेक्शन 32 है, सेक्शन 32। बहुत बार सवाल हमसे पूछा गया है कोर्ट में, क्योंकि जब प्रैक्टिकल आपके सामने प्रॉब्लम आवेगा, और उस समय आपको, हम जुडिशियल ऑफिसर को एड्रेस करके बोल रहे हैं कि अगर आपके सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आवेगा और दोनों पार्टी के वकील जो हैं वो आपको प्रॉपर असिस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपको भी जानकारी नहीं है, तो या तो आप जो ऑर्डर आपको पास करना चाहिए, आपके पास शक्ति है, शक्ति रहते हुए भी आप ऑर्डर पास नहीं कर पाएंगे, या आप गलत ऑर्डर पास कर देंगे। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है, न्यायिक पदाधिकारी को भी और उतना ही अधिवक्तागण के लिए भी ये जरूरी है कि पेनाल्टी तो आप सभी समझते हैं। पेनाल्टी जब कोई कसूरवार होता है तभी उसको पेनाल्टी दिया जाता है। पेनाल्टी का मीन सजा दोनों तरह का होता है, आर्थिक भी होता है, शारीरिक भी होता है, और डांट फटकार के छोड़ा जाता है वो भी होता है। तो आपराधिक प्रक्रिया में संहिता में, और जहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता है वहाँ पर उसके बारे में विस्तृत चर्चा है। लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि व्यवहार न्यायालय को पेनाल्टी देने का कहाँ प्रावधान है, तो पेनाल्टी देने का प्रावधान है सेक्शन 32 में। ये नोट कीजिए और ध्यान रखिए। अब किस तरह का पेनाल्टी देंगे, तो चूंकि आपको हम बता चुके हैं कि सेक्शन 30 में डायरेक्शन देने का पावर है सिविल कोर्ट को, तो अगर थर्ड पार्टी को हम डायरेक्शन दिए कि आप डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कीजिए और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया, तो अगर आपको दूसरी शक्ति नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपका कोई ऑर्डर ओबे ही नहीं करेगा। तो पहला शक्ति है कि जो व्यक्ति, चाहे तो वो पार्टी हो या पार्टी नहीं हो, अगर पार्टी हो तो 27, 28, 29 सेक्शन के अंदर डायरेक्शन वायलेट किया है, या जो पार्टी नहीं हो सेक्शन 30 के डायरेक्शन को वायलेट किया है, यानी कि जो आदेश हुआ डॉक्यूमेंट देने का, जवाब देने का, एविडेंस देने का, एफिडेविट देने का, वो नहीं किया तो कोर्ट उसको सजा दे सकता है।
कैसे सजा देगा? तो सजा देने के लिए उसको पकड़वाना पड़ेगा, यानी कि उसको जबरदस्ती बुलाना पड़ेगा। तो जबरदस्ती बुलाने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि वारंट इशू होता है, तो उसको बोलते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट। वारंट भी बहुत तरह का होता है, तो अभी वो विषय नहीं है, इसलिए विषयांतर हो जाएगा। तो आप ये जान लीजिए कि जो व्यक्ति न्यायालय के आदेश जो क्रमशः 27, 28, 29 और 30 के संदर्भ में पारित किया गया है, उसका अगर वायलेशन करता है, उसकी अवहेलना करता है या नहीं मानता है, मानना करता है, तो उसको पेनाल्टी देने के लिए सबसे पहले कोर्ट को ये शक्ति दी गई है, सिविल कोर्ट को, कि वारंट ऑफ अरेस्ट करके उसको पकड़वा करके मंगाया जाए, न्यायालय के सामने लाया जाए। अब न्यायालय के सामने आएगा तो क्या कर सकता है कोर्ट? तो उसको फाइन कर सकता है। फाइन करेगा तो पहले 500 रुपया था पावर, अब उसको बढ़ा करके 2002 में कर दिया गया है 5000। दूसरा क्या है कि उसके प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। अटैच करके क्या करेगा? अटैच करने के बाद उसको सेल कर देगा। तीसरा पावर है क्या कि उसको सिक्योरिटी बॉन्ड दे सकता है, कि डायरेक्शन दे सकता है कि फर्निश कीजिए सिक्योरिटी बॉन्ड, और अगर सिक्योरिटी बॉन्ड नहीं देता है तो उसको जेल भी भेज सकता है। तो ये सारा पेनाल्टी देने का पावर 32 में है। तो कई बार पूछा जाता है कि वारंट इशू करने का कहाँ पावर है? तो किस संदर्भ में है वारंट इशू करने का? सीपीसी में बहुत जगह पावर है, जो आगे आपकी शक्ति क्रमशः बताएंगे, उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन ये जो अभी है पेनाल्टी सेक्शन 32 में, ये सेक्शन 27, 28, 29, 30 और 31 से संदर्भित है, उसके अंतर्गत ये पावर दिया जाता है। सेक्शन 31 में ही लिख दिया गया है कि 27, 28, 29 से संबंधित जो डायरेक्शन दिया गया है डिफेंडेंट को एविडेंस देने के लिए, डॉक्यूमेंट्स देने के लिए या अदर पर्पस के लिए, वो उसी तरह से समझा जाएगा जैसे सेक्शन 30 में। यानी कि सेक्शन 30 के अलावे 27, 28, 29 और 31 वो सब पार्टी से संबंधित है। 31 में उसको क्लियर कर दिया गया है कि ये सब आदेश का उसी प्रकार से देखा जाएगा जैसे सेक्शन 30 में देखा गया है। यानी कि सारा डायरेक्शन 30 और 31 में जो है उसके लिए पेनाल्टी 32 में दिया जाएगा। अब एक सेक्शन 34 है। सेक्शन 34 क्या, ये सब सेक्शन है लोग ध्यान नहीं देते हैं, और कुछ जानते हैं तो उसको गहराई से नहीं जानते हैं या समझने का प्रयास नहीं करते, और अगर समझ लेते हैं तो कहाँ पर उसको अप्लाई करना चाहिए वो अप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए सेक्शन 34 में ही देखिएगा कि पावर ऑफ ग्रांटिंग इंटरेस्ट, सेक्शन 34 में कोर्ट को इंटरेस्ट देने का अधिकार है। तो इंटरेस्ट कहाँ पर दिया जाएगा? जहाँ पर ऐसा विवाद हो जो कि मनी क्लेम से संबंधित हो। जैसे कोई मनी लेंडर किसी को कर्जा दिया और वापस नहीं किया, तो वो मनी लेंडर है जो केस करता है कि इतना रुपया का हमको मनी डिग्री दिया जाए। तो मनी डिग्री में अगर 10 साल मुकदमा चल गया और 10 साल जिस समय लोन दिया उस समय का भी कुछ इंटरेस्ट रहा होगा, तो मुकदमा के दौरान भी इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट देने का पावर कोर्ट को अगर नहीं दिया जाता तो इंटरेस्ट नहीं देगा। तो क्या होता उसका रिजल्ट? ये होता कि एक आदमी ने लोन लिया और वो 10 साल तक लोन नहीं दिया, और जब केस किया तो जितना लोन लिया प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही लोन का डिग्री होगा, तो उसको लाभ हो जाएगा। तो ये संस्था जो है इंस्टीट्यूशन मनी लेंडिंग का समाप्त हो जाएगा। तो वो ऑर्डिनरी मनी लेंडर हो या मॉर्गेज के आधार पर कोई देता है, या बैंक भी आजकल मॉर्गेज के आधार पर लोन देती है, या सिक्योरिटी प्रोनोट के आधार पर देती है, अदर सिक्योरिटी के आधार पर देती है। तो किसी भी तरह का लोन से संबंधित मामला हो जिसमें मनी क्लेम हो, वहां पर इंटरेस्ट देने का पावर सिविल कोर्ट को है। वो सेक्शन 34 वो शक्ति प्रदान करता है। उसी तरह से वाद विवाद मुकदमा में काफी चलता है और लंबा खींच जाता है, तो जो सक्सेसफुल पार्टी है, जो पार्टी के पक्ष में न्यायालय फैसला करता है, तो वो देखता है कि इसका दावा सही था और ये सफल हुआ, तो इसको बेला वजह इतना दिन तक लटकाया गया न्यायालय में और उसका खर्च और परेशानी हुआ, तो इसलिए इसको कुछ क्षतिपूर्ति के रूप में कॉस्ट दिया जाए। तो दो तरह का प्रावधान बनाया गया
3 तरह का प्रावधान बनाया गया कॉस्ट से संबंधित। तो पहला सेक्शन है सेक्शन 35 है। सेक्शन 35 जो कॉस्ट का है, कॉस्ट का माने खर्चा भी हो सकता है। तो मुकदमा चला तो कितना आप खर्चा दीजिएगा, यह न्यायालय के विवेकाधिकार पर है, जिसको डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं। और जहाँ डिस्क्रिशनरी पावर है तो वो जुडिशियल डिस्क्रिशन होना चाहिए, एकदम ब्लाइंडली नहीं, डिस्क्रिशन आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। तो जुडिशियल डिस्क्रिशन जहाँ रहेगा तो उसके हिसाब से आप उसमें कॉस्ट अवार्ड कर सकते हैं। दूसरा है एक सेक्शन 35A, वो कहता है कंपनसेटरी कॉस्ट, माने क्षतिपूर्ति के रूप में कॉस्ट दिया सकता है। तो ऑर्डिनरी कॉस्ट भी दे सकते हैं और क्षतिपूर्ति के लिए भी कॉस्ट दे सकते हैं। तो वो आज के तारीख में अमेंडमेंट से 3000 हो गया है, पहले 1000 रुपया था। अब ये कहाँ पर दिया जाता है, इसमें एक प्रावधान बना दिया गया है कि जब कोई झूठा मुकदमा करे या परेशान करने के लिए करे, फॉल्स एंड वेक्सेसस सूट हो या फ्रैवलस सूट हो, तो ये फाइंडिंग अगर कोर्ट का आ जाता है तो वैसा फाइंडिंग देने के बाद अलग से आप कंपलसेटरी कॉस्ट 3000 रुपया दे सकते हैं। तो ये जो हो गया, इतनी शक्तियां आपके पास है जो कॉस्ट से संबंधित है। उसके अलावा एक और शक्ति है कॉस्ट से संबंधित जो सेक्शन 35B में है। वो क्या है कि अगर आपके यहाँ मुकदमा चल रहा है और कोई व्यक्ति या तो वादी हो या प्रतिवादी हो, वो डिले कर रहा है जानबूझ करके, ऐसा देखा गया है और ये एक तरह से प्रमाणित तथ्य है और ये बरसों से चला रहा है, जिसके कारण न्यायालय में मुकदमों की पेंडेंसी लंबित होने का दर बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है कि जो व्यक्ति अगर संपत्ति विवाद में विवादित संपत्ति से लाभ उठा रहा है, वो हमेशा कोई न कोई पैतरा छल प्रपंच करता है कि जल्दी मुकदमा का निपटारा नहीं हो, यानी कि इसमें निर्णय नहीं हो, और अपने स्तर से हर तरह के चालाकी करता है, तो डिले करने का कोशिश करता है। और जो व्यक्ति त्वरित न्याय चाहता है, उस व्यक्ति या तो उतना सक्षम नहीं है या वो उसका पीछा करता है, तो उसको भी परेशानी होती है और खर्चा बढ़ता है। तो ऐसे केसेस में ये प्रावधान पहले नहीं था, बाद में बनाया गया, क्योंकि जब ये फील हुआ लेजिस्लेचर्स को, कानून बनाने वाले को, कि नहीं डिले बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको कैसे कम किया जाए, तो बहुत से प्रावधानों में तब्दीली की गई है, सुधार किया गया है CPC के अंतर्गत। तो उसमें से एक ही सुधार किया गया है कि अगर डिले के लिए अगर कोई पार्टी दोषी है तो आप उसके लिए भी उसको कॉस्ट लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझाते हैं कि अगर एक व्यक्ति लगातार 10 डेट से आपके हर टाइम पिटिशन दे रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि एक डेट लिया, 2 डेट लिया, तीसरा डेट से आप कुछ कॉस्ट लगाइए, छोटा मोटा कॉस्ट लगाइए, 100 रुपया 200 रुपया लगाइए, तो ज़्यादा डेट एडजॉर्नमेंट का वो नहीं देगा, डिले करने के नियत से कॉशन हो जाएगा। अब उसके बाद जो शक्ति दिया गया है, वो दिया गया है आपको सेक्शन 38, वो एक्सक्यूशन ऑफ डिग्री। अगर कोई डिग्री सिविल कोर्ट से पास होता है तो उसको एक्सक्यूट करने का किसका उत्तरदायित्व है, तो उसी कोर्ट का है जो डिग्री दिया। और अगर वो कोर्ट ट्रांसफर कर देता है दूसरे कोर्ट में, तो ट्रांसफरी कोर्ट का वही उत्तरदायित्व है। तो ये आपको सेक्शन 38 और सेक्शन 39 से मिलेगा, पावर ऑफ एक्सक्यूशन ऑफ डिग्री। एक शक्ति और दिया गया है कोर्ट को, जिसको प्रीसेप्ट बोलते हैं, PRECEPT, प्रीसेप्ट। और ये है सेक्शन 46। ये प्रीसेप्ट की जो शक्ति है, ये इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, और या तो ऐसी परिस्थिति नहीं आती है या ज्ञान और अनुभव के अभाव में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। मैं स्वयं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि 51 ईयर्स मेरा प्रैक्टिस का हो गया एट दी बार, जिसमें मेरा लगभग 20 साल ट्रायल कोर्ट का अनुभव है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का,
और 31 साल हाई कोर्ट का प्रैक्टिस का अनुभव है और मैं अभी एक्टिव प्रैक्टिस में हूँ, फिर भी मुझे सेक्शन 46 यानी कि इशुएंस ऑफ प्रिसिप्ट के इस्तेमाल करने का अवसर नहीं मिला ट्रायल कोर्ट में, यानी कि 20 वर्षों में, और न तो मुझे हाई कोर्ट में ये देखने को मिला कि किसी केस में कोर्ट ने प्रिसेप्ट का जो पावर दिया गया है सेक्शन 46 में उसको इस्तेमाल किया हो, और न इस पर आज तक मुझसे कभी कोई प्रश्न किया गया, यानी कि ये चर्चा में कभी रहा ही नहीं। तो जस्ट ये चूंकि शक्ति के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अभी आपको हम बता देना चाहते हैं कि प्रिसेप्ट का माने, एक प्रिसेप्ट का माने होता है उपदेश। तो समझिए ये लीगल टर्म में इट इज जस्ट लाइक ए रिट एंड कमांड और डायरेक्शन। तो जिस कोर्ट को डिग्री जिस कोर्ट ने पास किया और जिस कोर्ट को वो भेज रहा है एक्सक्यूशन के लिए, तो उसके साथ साथ वो प्रिसेप्ट भी इशू कर सकता है, यानी कि उसको डायरेक्शन भी दे सकता है कि मोड एंड मैनर क्या होगा एक्सक्यूशन का लॉ के अंतर्गत, या उससे संबंधित एंसिलरी कोई मैटर हो, कोई पिकुलियर या स्पेशल सर्कमस्टांस हो, तो उसमें ऐसा किया जा सकता है। तो एक शक्ति ये है। उससे दूसरी शक्ति और जबरदस्त है, वो है सेक्शन 47 में। सेक्शन 47 सीपीसी का है जो काफी विस्तृत है। काफी विस्तृत इस सेंस में है कि अगर कोई डिक्री का एक्सक्यूशन होता है, यानी कि इजराय आदेश का अनुपालन, एक्सक्यूशन मतलब कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका अनुपालन करने के लिए जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं एक्सक्यूशन, उर्दू में कहते हैं इजराय। तो इजराय के दरमियान अगर कोई व्यक्ति ये आके कहता है कि इजराय चलने लायक नहीं है, या डिग्री का वसूल हो गया है, या डिग्री गलत है, जितना भी तरह का विवाद उसके एक्सक्यूशन, डिस्चार्ज एंड सेटिस्फैक्शन से संबंधित रेज करता है, तो कोर्ट को इस शक्ति दी गई है कि उसी समय उस विवाद का निराकरण सेक्शन 47 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार वो कर दे। उसके लिए प्रक्रिया उसमें निहित है। तो ये भी पावर दिया हुआ है। दूसरा सेक्शन 50 है कि इजराय के दौरान, यानी कि एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग में अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में प्रोसीड करना चाहता है, तो ये आप सभी जानते हैं कि डिक्री का एक्सक्यूशन होता है, तो जो व्यक्ति डिक्री लेने वाला है यानी कि डिक्री होल्डर और जिसके विरुद्ध डिक्री हुआ वो जजमेंट डेटर, तो वो दोनों व्यक्ति ही लाइबल है। एक है इंटाइटल है डिक्री का एक्सक्यूशन के लिए, दूसरा लाइबल है कि डिक्री का एक्सक्यूशन उसके विरुद्ध किया जाए। लेकिन किसी कारणवश अगर वो नहीं आता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को के अगेंस्ट में एक्सक्यूट करने का भी अधिकार सेक्शन 50 में दिया गया है। और सेक्शन 51 में दिया गया है कि मोड ऑफ एक्सक्यूशन क्या होगा, कैसे होगा। तो उसमें डिटेल है कि किस तरह की डिक्री है तो उसका एक्सक्यूशन कैसे होगा। तो जहां पर ये देखने का होगा तो वो देखा जाएगा। अब इसके बाद जो शक्ति आती है वो अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ जजमेंट डेटर, यानी कि कोई व्यक्ति मुकदमा लड़ गया और लड़ने के बाद उसके विरुद्ध डिक्री पारित हो गई, न्यायालय का निर्णय आ गया, निर्णय आने के बाद डिक्री जो बनती है वो पारित हो गई, और जो डिक्री जिसको मिला डिक्री होल्डर जो है वो इजराई करता है डिग्री के वसूली के लिए। तो सेक्शन 55 कहता है कि जजमेंट डेटर को जिसके विरुद्ध डिक्री हुए उसको अरेस्ट करने का और डिटेन करने का पावर सिविल कोर्ट को है। और सेक्शन 58 में है कि वो कितना दिन डिटेन करेगा और कब रिलीज करेगा, कैसे करेगा, वो भी शक्ति दिया हुआ है। उसके बाद सेक्शन 60 में है कि प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए कि किसी का प्रॉपर्टी है, उसको 1 लाख का डिग्री हो गया और नहीं दे रहा है तो उसका प्रॉपर्टी से वसूला जाएगा, तो उसका पहले प्रॉपर्टी अटैच किया जाएगा, यानी कि जब्त किया जाएगा, जिसको बोलते हैं जब्ती कुर्की, और उसका जो नीलाम होगा उसको कुर्क किया जाता है, ऑक्शन। तो अटैचमेंट एंड सेल का जो पावर है वो सेक्शन 60 में दिया गया हुआ है। अब उसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है पावर कि अगर ये सब पावर इजराई के दौरान इस्तेमाल हो रहा है तो सिविल कोर्ट के सामने कोई ऐसा विवाद आ रहा है कि कोई व्यक्ति या तो जिसके अगेंस्ट में डिग्री पास किया हुआ है या कोई थर्ड पार्टी आके ऑब्जेक्ट कर रहा हो या रेसिस्ट कर रहा हो और एक्सक्यूशन नहीं होने दे रहा हो,
तो उसको रिमूव करने का, वो सब रेसिस्टेंट एंड ऑब्जेक्शन को रिमूव करने की शक्ति सेक्शन 74 में सिविल कोड को है। ये इजराय से संबंधित है, ये सब शक्तियां, समझ गए। अब इसके अलावे आप देखेंगे कि कुछ शक्ति ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका उपयोग कम होता है। सेक्शन 74 के बाद आप आ जाइए सेक्शन 88। सेक्शन 88 क्या है? इंटरप्लीडर सूट आप सभी जानते हैं, जहां पर कि दो व्यक्ति के बीच में मुकदमा रहता है, लेकिन उसका जो प्रतिफल है वो दोनों को नहीं मिलता है, वो तीसरा व्यक्ति होता है जो पक्ष नहीं होता है, तो उसी को इंटरप्लीडर सूट बोलते हैं। तो उसके लिए शक्ति प्रदत्त की गई है कि वैसा सूट का डिसीजन कोर्ट करेगा तो 88 है। और उसमें क्या रिलीफ मिलेगा? वो सेक्शन 89 है। 89 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि क्या क्या शक्ति वो है कोर्ट को। तो इससे पहले 86 और 89 से पहले एक शक्ति जो है पिछले लेक्चर में बताए थे, लेकिन आज फिर उसको हम रिपीट कर रहे हैं। सेक्शन 75, ये नोट कर लिए, ये ज्यादा जरूरी है और हमेशा ये प्रैक्टिस में रहता है, बार बार इसकी आवश्यकता पड़ती है। आई सेक्शन 75 में पावर टू इशू कमीशन है, पिछले लेक्चर बता चुके हैं, और ए से लेके जी इतना सब क्लॉजेज है उसमें, कब किस बात के लिए कमिश्नर बहाल होगा इसकी शक्ति इसी में निहित है। उसमें है कि किसी व्यक्ति को अगर एग्जामिन करना हो तो उसके लिए कमीशन जा सकता है, लोकल इन्वेस्टिगेशन करना हो तो उसके लिए कमीशन इशू हो सकता है, अकाउंट को एडजस्ट करना हो तो उसके लिए कमीशन हो सकता है, बंटवारा करना हो जमीन जायदाद का तो उसके लिए कमीशन इशू हो सकता है, साइंटिफिक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन अगर कहीं करना है तो उसके लिए भी कमिश्नर इशू हो सकता है, और कोई प्रॉपर्टी अगर सेल करना हो, जो ऐसा प्रॉपर्टी जिसका कि स्पीडी डिस्पोजल करना जरूरी है, नहीं तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, नेचुरल डिके हो जाएगा, तो उसके लिए भी कमीशन दिया जा सकता है और उसको कोर्ट अपने कस्टडी में ले सकता है कमिश्नर के थ्रू। उसके अलावा और भी कई तरह का मिनिस्ट्रियल एक्ट है। तो बहुत बड़ा पावर, बहुत बड़ी शक्ति सेक्शन 75 में सिविल कोर्ट के पास है, जो समय समय पर आप लोग इस्तेमाल करते हैं और करना चाहिए। और अधिवक्ता महोदय को भी मालूम होना चाहिए कि अगर हम कोई आवेदन दे रहे हैं तो इस संदर्भ में कोई आवेदन है तो इस धारा के अंतर्गत सेक्शन 75 के अंतर्गत, धारा 75 के अंतर्गत जो शक्ति निहित है उसके अंतर्गत उनका आवेदन आता है कि नहीं। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और तब न्यायालय को भी उस पर आदेश करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरप्लीडर सूट जान ही गए। अब इंटरप्लीडर के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग यूज करते हैं, वो सेक्शन 89 है, जिसमें कि आपका कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, सेटलमेंट वगैरह का है। तो ये जोड़ा गया है बाद में और इसमें अमेंड किया गया है प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए। तो आप टर्म्स ऑफ सेटलमेंट फॉर्मुलेट कर सकते हैं, वहाँ भेज सकते हैं। और आजकल ये मैंडेट हो गया है, कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि हर सूट में एडजुडिकेशन स्टार्ट करने के पहले, फैसला गवाही हियरिंग वगैरह शुरू करने के पहले एक अटेम्प्ट लेना जरूरी है कम से कम कि पार्टीज में सेटलमेंट का चांसेस है कि नहीं। तो सेक्शन 89 के तहत, इसलिए आपको ऑर्डर शीट में भी लिखना पड़ता है कि 89 के लिए रखा जाए, 89 की प्रक्रिया अपनाने के लिए रखा जाए। तो 89 इसलिए बहुत जरूरी है। और सेक्शन 91 और 92 का कम जरूरत पड़ता है। सेक्शन 91 में है कि अगर कोई न्यूसेंस है, न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए भी सूट आ सकता है, सिविल नेचर का है तो उसमें भी सिविल कोर्ट को पावर है। और सेक्शन 92 में है ट्रस्ट एंड चैरिटी के लिए है, तो ट्रस्ट से संबंधित कोई सूट आवेगा तो वो पावर भी सिविल कोर्ट को है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका बराबर जरूरत पड़ता है, और 2-3 जो है वो कम जरूरत पड़ता है, उसको भी क्रमवार तरीके से आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और समझ लें और उसको अप्लाई करें।
तो आपका बहुत काम आसान होगा, या तो बेंच के लोग हों या बार के लोग हों, दोनों के लिए। तो पहला एक प्रावधान है जिसका कि जुडिशियल अफसर लोग आजकल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, वो है सेक्शन 113। ये शक्ति है आपको, जिसको बोलते हैं रेफरेंस। अगर आपको किसी लॉ पॉइंट पर किसी भी सूट में, डिस्प्यूट में किसी तरह का डाउट हो, तो आप वो रेफर हाई कोर्ट को कर सकते हैं फॉर सीकिंग ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट ऑन दैट पॉइंट, और ओपिनियन के बाद आप उस कंट्रोवर्सी को डिसाइड कर सकते हैं। ये भी पावर है। दूसरा पावर है सिविल कोर्ट को रिव्यू का। हर कोर्ट को पावर है रिव्यू का। ये स्टैट्यूटरी पावर है। जिस कोर्ट या ट्राइब्यूनल को स्टैट्यूट के द्वारा पावर नहीं दिया गया, वो रिव्यू नहीं कर सकता। तो ये स्पेशल पावर है रिव्यू का, एंड इट इज वेस्टेड बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो वो सेक्शन है सेक्शन 114, और 115 है वो रिविजनल पावर है। तो वो रिविजनल पावर क्या है? रिवीजन का पावर सिविल रिवीजन, यानी कि सिविल प्रोसीडिंग से कोई ऑर्डर एराइज करता है उसको चैलेंज करने का जो रिवीजनल जुडिक्शन है बिहार स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जज को नहीं है, वो सिर्फ हाई कोर्ट को पावर है। तो वो पावर सिविल कोर्ट का दायरा से बाहर है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज और सब जज और मुंसिफ को सिविल रिवीजन का पावर नहीं है। सिविल रिवीजन का कुछ स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जज को बाई नोटिफिकेशन सिविल रिवीजन का पावर दिया गया है, चूंकि स्टेट को और हाई कोर्ट को दोनों को अपना रूल्स फ्रेम करने का अधिकार है, और स्टेट को सीपीसी में अमेंड करने का भी अधिकार है। उसके अलावे आप सभी जानते हैं कि सिविल कोर्ट में बहुत सा मैटर्स होता है, प्लेंट रिटन स्टेटमेंट जिसको प्लीडिंग कहते हैं, या पिटिशंस होते हैं, मटेरियल पिटिशन, इंजंक्शन, रिसीवर, कमीशन, ये सब को सपोर्टेड विथ एफिडेविट दिया जाता है। तो सिविल कोर्ट को ओथ एडमिनिस्टर करने का भी अधिकार है। एक तो आप ओथ एडमिनिस्टर करते हैं, जो गवाही में आता है, गवाह लोग, उसका ओथ होता है, जो भी डिपोजिशन होता है ऑन ओथ। और उसके अलावा कोई भी पिटीशन या कोई भी फैक्ट को सपोर्टेड विथ एफिडेविट है, तो एफिडेविट कब होगा? जब उसको कोई ओथ कमिश्नर होगा, ओथ एडमिनिस्ट्रेट करने वाला कोई व्यक्ति होगा, वो पदाधिकारी हुआ। तो सेक्शन 139 में सिविल कोर्ट भी है और नोटरी भी है, और इंडियन ओथ एक्ट के अंदर जो ओथ कमिश्नर अपॉइंट होते हैं वो भी है, ये भी आप जानते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी उसका जरूरत पड़ता है, वो पावर ऑफ रेस्टिट्यूशन, सेक्शन 144 सीआरपीसी सब लोग जानते हैं, लेकिन 144 सीपीसी कभी कभी सुनने में बहुत लोग कहते हैं सीपीसी में 144 क्या होता है। तो 144 इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई ट्रायल कोर्ट का डिक्री मॉडिफाई हो गया, रिवर्स हो गया, और उसमें कोई अपीलेट कोर्ट का डायरेक्शन आ गया, तो उसके हिसाब से राइट्स एंड लायबिलिटीज अगर डिसाइड करना है, और जो पहले डिसाइडेड है वो अपसेट हो गया, चेंज हो गया, तो वो अलग से एक्सक्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपीलेट कोर्ट के डिक्री को डायरेक्ट एक्सक्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपीलेट कोर्ट के डिक्री को एक्सक्यूट करने के लिए रेस्टिट्यूशन ही प्रॉपर है। तो 144 का जो पिटिशन होता है वो एक्चुअली वो एक्सक्यूशन ही है। बहुत जगह देखते हैं, मेरे पास भागलपुर का एक केस आया था, और जो मैटर अभी हाई कोर्ट में है, और बाद में जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास था, उन्होंने संजोग से ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ये सवाल मुझसे पूछा था, मैंने उनको सॉल्यूशन भी बता दिया था। उस केस में गलती से, एडवोकेट की गलती से, लोग मिसलेनियस केस फाइल कर दिए 144 का, और 3-4 साल तक मिसलेनियस केस चलते रहा, और मिसलेनियस डिसाइड होने के बाद तब वो फिर बाद में एक्सक्यूशन फाइल किया गया। तो दोनों पक्षों की गलती के कारण, यानी कि अधिवक्ता और न्यायिक पदाधिकारी के अज्ञानता बस ये गलती हुई, और जिसकी वजह से 3 वर्ष न्यायालय का बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ। तो इस पर खास ध्यान देने की बात है, जहां भी डिग्री का रिवर्सल हो, मॉडिफिकेशन हो अपीलेट कोर्ट्स के द्वारा, तब उसको 144 में जो रेस्टिट्यूशन होता है, वर्चुअली इट इज एक्सक्यूशन, अलग से फिर एक्सक्यूशन करने की जरूरत नहीं है उसमें। दूसरा होता है 145 में एक पावर दिया गया है आपको। 145 में क्या है कि आप पहले देख चुके हैं कि पावर है पहले सेक्शन में सिक्योरिटी, कोई चीज़ का जमानत किसी का लेने का, जैसे अटैचमेंट वगैरह हो रहा है, उसका प्रॉपर्टी रिलीज करना है, या वारंट चला गया उसको रिलीज करना है, तो उससे सिक्योरिटी मांगते हैं। तो वो सिक्योरिटी का अगर वायलेशन कर दिया
श्योरिटी ने, जो जमानतदार है उसने वायलेट कर दिया, तो उसको पनिश देने का तो पावर होना चाहिए कोर्ट को। तो वो पावर आपका है 145 में, इन्फोर्समेंट ऑफ श्योरिटीज, उसको 45 में। और सेक्शन 146 जनरल प्रोविजन है, इसको भी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस जजेस लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा हमको देखने को मिला है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एक्सक्यूशन केस में पार्टी बनाने के लिए, अब दोनों डिग्री होल्डर जजमेंट डेटर दोनों मर गए, तो कौन प्रावधान में बनाएंगे? तो आप ये जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन का जो प्रावधान है ऑर्डर 22 में, वो एक्सक्यूशन में लागू नहीं होता है बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 22 रूल 12। तो जब वो अप्लाई नहीं करता है तो एक्सक्यूशन के अवेट भी नहीं करेगा और सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा। तो इसीलिए लेजिस्लेचर ने बनाया सेक्शन 146, इसी में वो हो जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूशन भी मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअली है कि द पावर हैज बीन गिवन टू द कोर्ट टू प्रोसीड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, चाहे तो वाई और अगेंस्ट, यानी कि डिग्री होल्डर के वारसान के तरफ से या जो जजमेंट डेटर है उनके वारसान के तरफ से, दोनों को परमिट कर दिया जाएगा। अगर फ्रेश फाइल हो रहा है, दोनों मर गया, तो डिग्री होल्डर का जो वारिस है वो डायरेक्ट फाइल करेगा। तो इसी सेक्शन का इस्तेमाल करके आप परमिट करते हैं। जानकारी के अभाव में लोग 151 इस्तेमाल कर लेते हैं, जो गलत है। जहाँ पर स्पेसिफिक प्रोविजन है वहाँ 151 नहीं होता। फिर दूसरा है 148, ये इनलार्जमेंट ऑफ टाइम है। ये भी कई बार लोग भूल जाते हैं इसको। जहाँ पर आपने कोई डायरेक्शन दिया किसी काम को करने के लिए, वो व्यक्ति, वो पार्टी उस काम को उतना दिन के अंदर नहीं किया, वो प्रेयर करता है कि हमको टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए, तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो पहले ये अनलिमिटेड पावर था, कोई लिमिट नहीं था, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, कुछ नहीं था। अब वो लिमिट कर दिया गया कि आप 1 ही महीना एक्सटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पावर है, जिसको कि बहुत कम लोग इस्तेमाल आप लोग करते हैं, या जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो कम जानते हैं या नहीं जानते हैं। वो पावर है कि मान लीजिए कि कोई सूट है, उसमें 5,000 रुपया कोर्ट फीस लग रहा है, तो 5,000 में वो 1,000 रुपया दिया, तो जब तक पूरा कोर्ट फीस नहीं देता है तो आप प्रोसीड नहीं करते हैं, उसके वजह से डिले होता है। तो वो सेक्शन 149 है, जो कब आप उसको परमिट कर सकते हैं, बिना कोर्ट के भी, कोर्ट फीस के भी प्रोसीड कर सकते हैं, पार्ट कोर्ट फी पर प्रोसीड करते हैं। ये अपना सिचुएशन देख के जुडिशियल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए 149 भी इम्पॉर्टेंट है कोर्ट फी के संबंध में। अब उसके अलावे 151 है, ये सभी लोग जानते हैं। और इस पर फिर इसके बाद जो सब पार्ट दूसरा लेक्चर होगा, इसके बाद शक्ति के ऊपर भी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। उसमें 151 पर हम डिटेल में बताएंगे, और दूसरा ये बताएंगे कि ये जो सेक्शन के द्वारा शक्ति प्रदत्त की गई है, ये हम पहले भी बता चुके हैं अरेंजमेंट्स ऑफ सीपीसी इन 3 पार्ट्स में। तो वो सेक्शन से शक्ति प्रदत्त की, उसका अनुपालन करने के लिए जो ऑर्डर एंड रूल है, जो सेकेंड पार्ट, उसके बारे में ये सब पार्ट 2 में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो 151 में यही जान लीजिए कि जो शक्ति आपके पास निहित है, यानी कि जितनी शक्तियों के बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं, वो सभी शक्तियां आपको संरक्षित करने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए 151 बना दिया गया है कि वो शक्ति हमेशा से वो आपका इनहेरेंट है, आपके पद के साथ जुड़ा हुआ है, वो सब शक्ति आपके साथ है। उसको ये सेक्शन 151 सेव करता है, बचाता है, उसको कहीं कर्टेल नहीं करता है। उसके बाद 152, 153 और 153 ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि तीनों है जो अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डर एंड डिक्री के लिए। जजमेंट होने के बाद एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि अगर आप जजमेंट पास कर देते हैं तो यू बिकम्स फंक्टस ऑफिशियो, फिर आपका अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है। सिर्फ आपका अधिकार रहता है जजमेंट के बाद डिक्री बनाने तक। वो मिनिस्ट्रियल एक्ट है, वो ऑफिस का काम है, और जब ऑफिस बना देगा तो आप दस्तखत करेंगे। तो एक्चुअल जुडिक्शन समाप्त हो जाता है कोर्ट का जैसे ही जजमेंट पास कर देते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं फंक्टस ऑफिशियो, आपका जुडिक्शन समाप्त हो गया। तो डिग्री में फिर अमेंडमेंट कैसे करेंगे? तो वो अधिकार देने के लिए ये 3 अलग अलग सिचुएशन को डील करता है। 152 में क्लरिकल एंड अर्थमेटिकल मिस्टेक अगर है तो उसके लिए करता है, 153 है और 153A है। ये जहाँ पर 3 में से किस कैटेगरी में वो अमेंडमेंट आता है? 152, 153 है
जो कि पार्टी के द्वारा पिटीशन दिया जाएगा, और 153A है जो सुओ मोटो कोर्ट अख्तियार कर सकता है। तो आज इतना ही। मेरे ख्याल से कोशिश किया था मैंने कि थोड़ा छोटा वीडियो हो, लेकिन लग रहा है कि लंबा हो रहा है। तो आपको फिर इसका व्यवहार न्यायालय की शक्तियाँ सब पार्ट 2 में आपको अन्य जो प्रावधान है यानी कि ऑर्डर एंड रूल्स उसके बारे में, और स्पेशली सेक्शन 151 के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। सभी व्यूअर को फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स एंड व्यूअर्स।